अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया और अगर आप उस ट्वीट का बगौर जायजा लें तो आपको मालूम होता है कि आज से 3 साल पहले वो मामला जिस पर इमरान खान को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया और उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ एक पॉलिसी स्टेटमेंट उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दी थी। आज वक्त ने साबित कर दिया कि इमरान खान की वो पॉलिसी बिल्कुल दुरुस्त थी और ये वो पॉलिसी थी कि जिसकी बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उस वक्त की पीडीएम की तमाम जमातों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था। मीडिया में आपको याद है बड़े तबसरे हुए थे, लेकिन फिर आपको मालूम है कि कुछ फैसले तो वहाँ पर वक्त के ऊपर बहुत सारे लोग सादिर फरमाते हैं, फिर कुछ फैसले तारीख करती है। और आज मेरा ख्याल है कि जो तारीख है उसने इमरान खान को कम से कम इस अहम तरीन मामले में सुरखरू किया है। आज से तकरीबन 1035 दिन पहले यानी 3 साल पहले 2 अप्रैल को इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग हुआ था और ये वो वक्त है जिस वक्त इमरान खान के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो फाइल किया जा चुका था और जो रशिया का दौरा है वो हो चुका था। रूस के दौरे के बाद इमरान खान और उस वक्त की जो हुकूमत है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था। एक तो ये कि रूस का दौरा ना किया जाए, उसके बाद ये दबाव था कि जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेड कर दिया, हमला कर दिया, उस हमले की बुनियाद के ऊपर अमेरिका ने एक करारदाद पेश की थी अक़वाम मुत्तहिदा में और पाकिस्तान पर दबाव डाला गया था कि इस करारदाद में अमेरिका के हक में और रूस के खिलाफ वोट दिया जाए। बहुत सारी वजूहात में एक वजह जो है वो ये भी बताई जाती है कि अमेरिका की नाराज़गी की उस वक्त की इमरान खान की हुकूमत से कि वो खुलकर रूस की मुखालिफत और अमेरिका की हिमायत में सामने नहीं आ रही। और इस तमाम दबाव के नतीजे में इवेंचुअली क्या हुआ, उस आफ्टर मैथ से हटकर पाकिस्तान ने उस वक्त ये फैसला किया था, इमरान खान की हुकूमत ने, और एक बड़ा मशहूर ज़माना जलसा हुआ था मेल्सी में जहां पर इमरान खान ने पहली मरतबा वो जुमला कहा था जो आपको अक्सर पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं उनकी गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ नजर आता है, बहुत सारे लोगों के सोशल मीडिया पर नजर आता है कि क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें। क्योंकि ये वो दबाव था जिस दबाव में जो यूरोपीय यूनियन के पाकिस्तान में सफ़ीर हैं उन्होंने एक ख़त लिखा हुकूमत को और उस ख़त को पब्लिक भी कर दिया, ट्विटर पे जारी कर दिया, जिसमें पाकिस्तान के ऊपर दबाव बाकायदा तौर पर डाला गया कि आप यूक्रेन वाले मामले में हमारे साथ खड़े हों, रूस की मुखालफत करें। और फिर एक ब्रीफिंग हुई थी, आपको याद है मशहूर ज़माना, जिसमें डोनाल्ड लू ने अमरीकी कांग्रेस को ये बताया था कि उन्होंने जो साउथ एशिया जो ममालिक उनके डोमेन में आते थे, जिनको वो डील करते थे, उनके साथ उन्होंने क्या राब्ते किया। उसमें भारत शामिल था, श्रीलंका शामिल था, पाकिस्तान शामिल था, जो साउथ एशिया के ममालिक हैं, और इनके ऊपर उन्होंने दबाव डाला था कि वो अमेरिका की हिमायत करें, रूस की मुखालफत करें। और आपको याद होगा कि उसी दौरान जिन ममालिक ने न्यूट्रल रहने का फैसला किया था उनमें पाकिस्तान भी शामिल था, इंडिया भी न्यूट्रल रहा था और हैरानकुन तौर पर श्रीलंका ने भी इसमें कोई साइड नहीं ली थी। श्रीलंका के साथ जो हुआ, पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो भी ग्रे एरियाज में मौजूद हैं। लेकिन उस बुनियाद के ऊपर आपको याद होगा कि जब बहस चली, पाकिस्तान पर दबाव आया, एक तो जितनी भी पाकिस्तान की उस वक्त की अपोजिशन जमातें थी, पीडीएम की जमातें, उन्होंने कहा कि हम इस तरह आंखें नहीं दिखा सकते। अमेरिका के वेंटिलेटर्स की बात हुई, अमेरिकी ब्लॉक की डोमिनेंस की बात हुई और इमरान खान को यह कहा गया कि इमरान खान ने यह फैसला करके कि हमने न्यूट्रल रहना है उस करारदाद पर पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। और फिर 2 अप्रैल 2022 को इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग हुआ और वहाँ पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक तकरीर की और उस तकरीर में उस वक्त के जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, इमरान खान की पॉलिसी से बिल्कुल एक यू टर्न लेते हुए एक डिफरेंट पॉलिसी की अनाउंसमेंट की। हम लोग जब उसको कवर कर रहे थे हम भी बड़ा हैरान थे कि जो मुल्क का आर्मी चीफ है वो कैसे चीफ एग्जीक्यूटिव, यानी कि ये तो हमें मालूम है कि पाकिस्तान में जो भी आर्मी चीफ होता है वो ताकतवर तरीन शख्स होता है, लेकिन बलिहाज ओहदा जब आप बात करें, नॉट इन प्रैक्टिकल टर्म्स, तो ओहदे के लिहाज से आर्मी चीफ का ये काम नहीं बनता कि वो पब्लिकली अपने वज़ीर आज़म की पोजीशन से इनहराफ करे। और उसको जिन अल्फाज में वॉइस ऑफ अमेरिका ने रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तान आर्मी चीफ ब्लास्ट रशियाज एग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन, और फिर वो इसमें ये लिखते हैं कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री चीफ हैं सैटरडे
2 अप्रैल को उन्होंने रूस का जो मिलिट्री अटैक है यूक्रेन पर, उसको बहुत सख्त उसको क्रिटिसाइज़ किया है, उस पर तनकीद की है और फौरी तौर पर उन्होंने कहा कि ये जो ह्यूज ट्रेजेडी इन्फ्लिक्ट की गई है यूक्रेन पर, एक छोटे मुल्क पर, उसको ख़त्म किया जाए। फिर आगे वॉइस ऑफ अमेरिका ने लिखा कि जनरल कमर जावेद बाजवाज रेयर क्रिटिसिज्म ऑफ मॉस्को एविडेंटली वाज एट वेरिएंस विद दैट ऑफ कंट्रीज एम्बैटल्ड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान who has advocated Islamabad's neutrality in the conflict and refused to criticize रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन्स एक्शंस। ये बड़ी एक वाज़े तब्दीली थी जिसमें जनरल कमर जावेद बाजवा ने उस वक्त इंटरनेशनल ऑडियंस को, अंग्रेज़ी में ये खिताब था, मीडिया को बाकायदा जारी किया गया था, उनको ये बताया कि हमारे कितने ज़्यादा इंटरेस्ट हैं, हम अमेरिका से कौन कौन से असलहे लेते हैं और हमारी कितनी डिपेंडेंस है। ट्रेड के बारे में भी उन्होंने बात की थी और फिर अपने जो ताल्लुकात हैं यूक्रेन के साथ उनको जताया था और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि रूस के साथ भी हमारे ताल्लुकात हैं, लेकिन उसमें उस गुफ्तगू में वाज़े पैगाम ये था कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा है। पाकिस्तान अगरचे वोट में तो न्यूट्रल रह चुका था, अब ये न्यूट्रल रहने वाली पॉलिसी थी। अब आप फास्ट फॉरवर्ड कर लें, 1035 दिन आप आगे आ जाएं और अब से चंद घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने, जो अमेरिका के सदर हैं, उन्होंने ट्वीट किया। आपको मालूम है कि इस वक्त जो सूरत हाल है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की, उस वक्त मैं बड़ा एक्टिवली इसको कवर भी कर रहा था अपने यूट्यूब चैनल पर। जितनी भी अपडेट्स होती थी वो हम सामने रखते थे, इसको डिस्कस भी करते थे। पाकिस्तान ने न्यूट्रल रहने का फैसला किया और आज आप सोचें कि अगर पाकिस्तान ने उस वक्त साइड ले ली होती अमेरिकन ब्लॉक की और यूरोपियन यूनियन के प्रेशर में, दबाव में आकर ये फैसला किया होता कि हम इनके साथ खड़े हैं और रूस की मुखालफत करते, आप रूस का विजिट ना करते, तो आज पाकिस्तान को क्या सूरत हाल का सामना होता। एक ऐसा वक्त जबकि सऊदी अरब में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और रशियन फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लावरोव, उनके दरमियान यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए बातचीत का आगाज़ हो चुका है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की उस पर तिलमिला रहे हैं, जो यूक्रेन के सदर हैं, वो कहते हैं कि हमें ऑन बोर्ड नहीं रखा जा रहा और ऐसा कोई हल काबिल कबूल नहीं होगा जो हमें शामिल किए बगैर रूस और अमेरिका आपस में तय कर लें। यूरोपीय यूनियन जो है वहाँ पर ये खदशात मौजूद हैं कि अमेरिका कैसे अपने तौर पर रूस के साथ इस कॉन्फ्लिक्ट को एंड करने जा रहा है। लेकिन अब आप ये देखिए कि जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने अब से चंद घंटे पहले एक ट्वीट किया है, जिस ट्वीट ने मेरा ख्याल है कि सुरखरू किया है इमरान खान को कि अगर वो उस वक्त पॉलिसी न्यूट्रल रहने की ना होती तो आप सोचें कि आज पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा होता रूस के साथ ताल्लुकात के हवाले से। और क्योंकि अब हर वो मुल्क जो न्यूट्रल रहा उस वक्त वो बहुत कंफर्टेबल होगा। यानी अगर ये मसला जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इसको ख़त्म करने जा रहे हैं या ख़त्म करने का इरादा रखते हैं, उस खात्मे के बाद अगरचे रूस और अमेरिका वो तो आपस में टर्म्स पर एक किसी समझौते पर आ जाएंगे, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन रूस हर उस मुल्क को नहीं भूलेगा जिसने उस वक्त अमरीकी ब्लॉक के और यूरोपियन यूनियन की, नेटो इत्तेहादियों की हिमायत की थी। आज जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है, डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं कि थिंक ऑफ इट, सोचें इसके बारे में, अ मॉडेस्टली सक्सेसफुल कॉमेडियन, के एक आम सा मज़ाहिया अदाकार वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की टॉक्ड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इनटू स्पेंडिंग $350 बिलियन, कि उसने बातों में लगाकर अमेरिका को कायल किया कि $350 अरब लगाए एक ऐसी जंग में जो जंग कभी जीती नहीं जा सकती थी, दैट नेवर हैड टू स्टार्ट, जो शुरू भी नहीं होनी थी, बट अ वॉर दैट ही विदाउट द यूएस एंड ट्रंप विल नेवर बी एबल टू सेटल। कि अब ये वो एक ऐसी जंग बन चुकी है कि अमेरिका के बगैर और डोनाल्ड ट्रंप के, यानी उनके खुद के बगैर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अब इस जंग को ख़त्म भी नहीं कर सकता। आगे वो ये लिखते हैं डोनाल्ड ट्रंप, The United States has spent $200 billion more than Europe, and Europe's money is guaranteed, while the United States will get nothing back. Why don't sleepy Joe Biden demand equalization? Why did not? In this war is this war is far more important to Europe than it is to us. उन्होंने कहा कि जो $200 अरब है वो हमने ज़्यादा लगाया, अमेरिका ने जो है वो यूरोप ने जितने पैसे स्पेंड किए उसके मुकाबले में, यूरोप के मुकाबले में अमेरिका ने जो पैसे लगाए वो $200 अरब थे। $150 अरब कुल यूरोप ने इस जंग में खर्च किया, जबकि अमेरिका ने $350 अरब का जो है
वो इस जंग पर खर्चा किया। और जो बाइडन ने इसके ऊपर इक्वलाइजेशन डिमांड नहीं की कि जितना पैसा हम लगा रहे हैं उतना ही पैसा यूरोप भी लगाता। वी हैव अ बिग ब्यूटीफुल ओशन एज अ सेपरेशन, कि हमें तो इससे कोई ख़तरा भी नहीं था। हमारे और रूस के दरमियान एक बहुत बड़ा समंदर मौजूद है और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट का हम तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। फिर आगे वो ये कहते हैं कि ऑन टॉप ऑफ दिस ज़ेलेंस्की एडमिट्स दैट हाफ ऑफ द मनी वी सेंट हिम इज़ मिसिंग, कि जो पैसे हमने इस जंग में झोंके लगाए $350 अरब, उसमें आधे से ज़्यादा पैसा जो है वो गायब है। ही रिफ्यूजेज टू हैव इलेक्शंस, is very low in Ukraine polls, and the only thing he was good at was playing Biden like a fiddle। फिडल वायलिन को कहते हैं, या फिर आप इसको कह लें कि किसी को बेवकूफ़ बनाना। उन्होंने कहा कि जो बाइडन को बेवकूफ़ बनाकर इसने पैसे लिए, अब वो इलेक्शन भी नहीं करवा रहा और उसकी कोई जो है वो मकबूलियत भी नहीं है यूक्रेन में। फिर आगे वो कहते हैं कि अ डिक्टेटर विदाउट इलेक्शन ज़ेलेंस्की बेटर मूव फास्ट और ही इज़ नॉट गोइंग टू हैव अ कंट्री लेफ्ट, के फौरी तौर पर ये जो डिक्टेटर है इलेक्शंस के बगैर वाला डिक्टेटर ज़ेलेंस्की, उसको फौरी तौर पर इस मामले के इसके तस्फिये की तरफ जाना चाहिए, अदरवाइज दूसरी बसूरत दीगर उसके पास कोई मुल्क ही नहीं रहेगा। इन द मीन टाइम वी आर सक्सेसफुली नेगोशिएटिंग एन एंड टू द वॉर विद रशिया, समथिंग ऑल एडमिट ओनली ट्रंप एंड द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कैन डू। उन्होंने कहा कि इस तमाम वक्त के दौरान हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रूस के साथ नेगोशिएट करें इस जंग के ख़ात्मे को, और उन्होंने कहा कि ये काम सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं, बाइडन ने कभी इसकी कोशिश नहीं की थी। यूरोप जो है वो फेल हो गया, नाकाम हो गया अमन कायम करने में, और ज़ेलेंस्की प्रोबेबली वांट्स टू कीप द ग्रेवी ट्रेन गोइंग, यानी कि ये जो पैसा है इस पैसे के ऊपर जो है वो ज़ेलेंस्की चाहता है कि ये चलता रहे और ग्रेवी ट्रेन जो है वो जारी रहे, उसको पैसा मिलता रहे, वो चीटिंग के ज़रिए ये पैसा हासिल करता रहे। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि आई लव यूक्रेन बट ज़ेलेंस्की हैज़ डन अ टेरिबल जॉब, हिज कंट्री इज़ शटर्ड एंड मिलियंस हैव अननेसेसरीली डाइड एंड सो इट कंटिन्यूज़, के ज़ेलेंस्की जो है, मैं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं यूक्रेन से प्यार करता हूं, लेकिन ज़ेलेंस्की, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो है उन्होंने एक टेरिबल काम किया, उसका मुल्क इस वक्त तबाह हाल है, मिलियंस जो हैं वो इस जंग में मारे गए हैं। अब ज़रा इस तमाम मामले को ठंडे दिल से सोचें कि अगर उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने रूस ना जाने का फ़ैसला किया होता, खैर रूस जाने ना जाने का फ़ैसला जो है वो इससे उस तरीके से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि रूस ने उस वक्त तक इन्वेजन नहीं की थी यूक्रेन की, लेकिन ये दबाव आया पाकिस्तान पर, और फिर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, उस वक्त के आर्मी चीफ ने ज़ोर लगाया, और जब इमरान खान नहीं माने, उन्होंने कहा कि क्या हम कोई ग़ुलाम है जो आप कहेंगे हम कर लें, ये स्टैंस ले लिया था और ये फ़ैसला किया था कि पाकिस्तान को न्यूट्रल रहना है। ये शायद उस वक्त के तनाजुर में अगर देखा जाए और पलड़े में तोलकर प्रैक्टिकली देखा जाता तो जाहिर है कि पाकिस्तान के मफाद में लगता ये था उस वक्त बहुत सारे लोगों को कि प्रैक्टिकल बात यह है कि आप अमेरिका का साथ दें, आप यूरोप का साथ दें, आप नेटो का साथ दें। लेकिन उस वक्त फैसला ये किया गया कि हम इस मामले में न्यूट्रल रहेंगे, ना हम अमेरिका का साथ देंगे, ना नेटो और यूरोप का साथ देंगे, ना ही हम रूस की हिमायत करेंगे। हम इस मामले में गैर जानिबदार रहेंगे। हमने वोट में एब्सटेन किया, और अगर हमने अपना वज़न उस वक्त रूस के पलड़े में डाल दिया होता तो आज इस कॉन्फ्लिक्ट के सेटलमेंट होने के बाद अमेरिका, यूरोप और नेटो इत्तेहादी ममालिक हमारे खिलाफ होते, और अगर हमने अपना वज़न उठाकर अमेरिका और अपना वोट अमेरिका और इनके इत्तेहादियों के जो है वो पलड़े में डाल दिया होता तो आज इसके सेटल हो जाने के बाद, आज व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के ऊपर इतनी तनकीद होने के बाद, जब सऊदी अरब इसको नेगोशिएट करवा देगा, सेटलमेंट करवा देगा, सऊदी अरब के वेन्यू को इस्तेमाल करते हुए डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन, वो वहाँ पर अगर कोई दस्तखत करते हैं, कोई अकॉर्ड हो जाता है इस हवाले से, तो आप सोचेंगे फिर पाकिस्तान के हवाले से रूस के किस किस्म के जज्बात होते कि जब वो वक्त आया था तो हमारे ख़िलाफ़ इस मुल्क ने खड़े होकर वोट दिया था। तो जो आपकी रीजनल ममालिक हैं उनके साथ आपके ताल्लुकात, और हर वो मुल्क जो रूस के असर के अंदर है, ज़ेर असर है, रूस के ताबे अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाता है, उसके साथ आपकी कैसी जो है वो ताल्लुकात होते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो शहबाज शरीफ की हुकूमत
इस तमाम वक्त के दौरान जिस बात पर सबसे ज़्यादा चेरिश करती रही, उसके बाद हुए हैं जो दौरे हुए हैं, जो अहम दौरे मुख्तलिफ ममालिक से हुए हैं वो बाद में हुए हैं। इसके अलावा तो शहबाज शरीफ की हुकूमत, उसको अगर किसी ने घास डाली थी तो वो बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको थे जिन्होंने विजिट की है। अगर आप उस वक्त इन जमातों की पॉलिसी को जहन में रखें और उस वक्त जो फैसला हुआ था कि नहीं हमने अमेरिका और इनके साथ जाना है, ये सोच थी इन लोगों की, अगर वो कर लिया जाता तो ये जो ये आए थे अलेक्जेंडर लुकाशेंको, इनका विजिट भी इस हुकूमत को नसीब ना होता। जाहिर है कि कुछ फैसले जो हैं वो तारीख करती है, कुछ फैसले लोग करते हैं। आज मेरा ख्याल है कि तारीख ने ये साबित किया है, वक्त ने साबित किया है कि उस वक्त पाकिस्तान की जो हुकूमत थी उसका ये फैसला कि हम इस तमाम मामले में न्यूट्रल रहेंगे वो दुरुस्त साबित हुआ। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।